अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? एज़ वी हैव प्रॉमिस्ड, हम MPPSC से रिलेटेड जितने भी न्यू सिलेबस में एडेड टॉपिक्स हैं दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हम ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके हैं, आप जाके एक बार प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जितने भी न्यूली एडेड टॉपिक हैं सबकी ऑथेंटिक वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ जेनेटिक डिसीज़ेज़। अब ये जेनेटिक डिसीज़ेज़ कहाँ पर दे रखा है, क्या हमारे सिलेबस में है या हमारा मन किया तो हम रैंडमली पढ़ रहे हैं? इट इज़ नॉट दैट। न्यूली एडेड टॉपिक है दैट इज़ जेनेटिक डिसीज़ेज़। एंड कुछ ही दिन पहले हमने सिकल सेल एनीमिया के ऊपर भी, दिस वॉज ऑल्सो द न्यूली एडेड टॉपिक, इसके ऊपर हमने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। तो एक बार अगर आप चाहें, अगर आपको जानना है तो आप जाके देख सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ जेनेटिक डिसीज़ेज़। बिफोर डायरेक्टली जंपिंग इनटू द जेनेटिक डिसीजेज, सबसे पहले हमें कुछ बेसिक जानना है। एंड कौन थे, किसने इन पे रिसर्च किया था, यू नीड टू नो एवरीथिंग। आप सब लोग आई थिंक इन पर्सनैलिटी के बारे में जानते होंगे, बाय फेस नहीं तो बाय नेम डेफिनेटली जानते होंगे। ही इज़ द पर्सन नेम्ड एज ग्रेगर जोहान मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल ये पर्सनालिटी हैं, ये पर्सन है, एंड ही इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है बिकॉज पहली बार जिसने कुछ भी रिसर्च किया था कि जीन जैसी कोई चीज़ होती है, ऐसा कोई कैरेक्टर है जो फादर या मदर से बच्चों में आता है, तो उसके ऊपर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस पे किया था? दैट वाज नॉट ह्यूमन, रादर दैट वाज पी प्लांट। आप सबने मटर देखे होंगे, हमारे जबलपुर के रीजन के ODOP भी हैं। पी प्लांट पे किया था, एंड पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? दैट इज़ पाइसम सताइवम। क्लियर? तो पी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ही वॉज फादर इन वन ऑफ द चर्चेस, जहाँ पे उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था किस तरीके से पी प्लांट के कैरेक्टर फादर से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं और इस जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जाते हैं। वहाँ पे इन्होंने इसके ऊपर स्टडी किया था। एंड जब उन्हें ये पता चला येस देयर इज़ समथिंग विच इज़ ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वहाँ पे उन्होंने उसे जीन टर्म नहीं वर्ड यूज़ किया था, उन्होंने कहा था कोई तो फैक्टर है। He used the term factor, that there is some factor जिसके वजह से जो कैरेक्टर है वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास हो रहा है। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। हु इज़ दिस पर्सनैलिटी? आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। ही इज़ द फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, एंड इनका नाम है सर आर्चीबाल्ड एक्चुअली, नॉट आर्चीबाल्ड, इट्स आर्चीबाल्ड गेरोड। सर आर्चीबाल्ड गेरोड, इन्होंने ह्यूमंस पे स्टडी किया था। एक डिसीज़ है दैट इज़ फिनाइल एल्केप्टोयूरिया, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उस पे इन्होंने स्टडी किया था सर आर्चीबाल्ड गेरोड, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स भी कहते हैं। प्लीज़ अपने क्वेश्चंस को एग्जाम में ध्यान से पढ़िएगा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछ रहे हैं या फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर? अब एक बार इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ देखते हैं हम यहाँ पे। कैन यू सी हियर जीन? अब जीन क्या होता है? दिस इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ DNA। हम बहुत जानते हैं कि DNA ऐसा है कि मेरी नाक ऐसी है, मेरी आंखें ऐसी है, मेरे फादर से ये मिला, ये बच्चा जो छोटा है ये मम्मी की तरह दिख रहा है, पापा की तरह दिख रहा है। हम कहते हैं कि इसका DNA या तो मम्मी से आया है या तो पापा से आया है। लेकिन DNA होता क्या है? DNA इज़ अ कलेक्शन ऑफ जीन। बहुत सारे छोटे छोटे जीन मिलकर आपके बनाते हैं DNA। एंड देन व्हाट इज़, यहाँ पे देखिए, इफ़ यू कैन सी हियर जीन इज़ प्रेजेंट इन द सेगमेंट ऑफ DNA। जब ये DNA बन जाता है, हमें पता है कि DNA इज़ इन अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। DNA एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक वॉज द पर्सन जिन्होंने ये बताया था कि DNA का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल शेप में होता है। अब इस DNA में वी हैव गॉट 4 नाइट्रोजनस बेसिस, दैट इज़ एडेनिन, गुआनिन, थायामीन एंड साइटोसिन, एंड ये सब अटैच होते हैं हमारे शुगर फॉस्फेट की बैकबोन से। हमारे पास एक बैकबोन होती है जो शुगर फॉस्फेट से बनी है, और इसके बीच में हमारे
जितने भी जीन्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं और फिर इनके आपस में इनके बीच में बनती है बॉन्डिंग एंड उस बॉन्डिंग से बनता है हमारा डीएनए। और ऐसे डीएनए हमारी बॉडी के कहाँ स्टोर होते हैं? दैट इज स्टोर इन द क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम कहाँ पे मिलता है? हमारे न्यूक्लियस के सेल में। इज इट क्लियर? तो वी हैव अंडरस्टूड कि चीज़ स्टोरी कहाँ से शुरू होती है। बहुत सारे जीन मिलके डीएनए बनते हैं। डीएनए में हमारे पास एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं और यही नाइट्रोजनस बेसेस मिलके विथ शुगर फॉस्फेट क्रोमोसोम बनाते हैं और ये क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियस ऑफ द सेल में। और ये सेल हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनते हैं। टिश्यू बनकर हमारे ऑर्गन, जो हमारा ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ये आपने डेफिनेटली फर्स्ट पार्ट ऑफ योर बायोलॉजी में पढ़ा होगा। दिस इज़ वेरी बेसिक्स। नाउ इफ़ यू कैन सी हियर वेरी क्लियरली, आपको ये दिख रहे हैं? व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द क्रोमोसोम्स। आपको ये स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, कैन यू सी हियर? दिस इज़ द क्रोमोसोम्स। ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम या फिर 46 क्रोमोसोम। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर क्रोमोसोम दो दो में इकट्ठा हो रखा है और आपको यहाँ पे कैन यू सी नंबर 7, 8, 9, 10, 11 एंड देन फाइनली 22 एंड दिस इज 23rd। आई मेक सम स्पेस फॉर माई सेल्फ ताकि आपको मैं आगे बता सकूँ। यहाँ पर दिस इज 23rd क्रोमोसोम। तो हमारे पास 23rd पेयर में है और फर्स्ट से लेकर 22nd तक जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं। वी कॉल देम ऑटोसोम्स। एंड जो 23rd पेयर होता है इसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स या फिर इसे कहा जाता है एलोसोम्स। इज इट क्लियर? अब जब आप जेनेटिक डिसीजेस पढ़ेंगे एंड उसमें जब टर्म आएगा दैट ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज, तब आपको ये समझ आएगा कि देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं। हम फर्स्ट से लेके 22nd पेयर तक की बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर? और व्हेन वी विल स्टडी अबाउट 23rd पेयर तब आपको पता चलेगा कि एलोसोमल डिसीज़ क्या होती है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्स क्रोमोसोम। अब ये सेक्स क्रोमोसोम में अगर ये XX है, जैसे हमें इस इमेज में दिख रहा है, वील कॉल इट, जो आपका बच्चा होगा वो एक लड़की होगी और अगर आपका XY है इसी 23rd के पोजीशन पे तो आपका बॉय बेबी आपको डिलीवर होगा। क्लियर? तो इट इज़ ऑल अबाउट दी जेनेटिक्स, जो आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। जीन इज़ द फंडामेंटल ऑफ एंटायर जेनेटिक सिस्टम। और ये जीन टर्म आपके बाद में आया था। रादर जो ग्रेगर जोहान मेंडल थे उन्होंने यहाँ पे फैक्टर टर्म यूज़ किया था, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं एंड लेट्स स्टडी अबाउट the next point. Before that, just to give you the information that we are introducing the live answer writing program from 28th of June. अगर आप चाहें आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और लाइव आंसर राइटिंग, आपको एग्जाम में किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है, बिकॉज नोइंग एवरीथिंग इज नॉट इज इक्वल टू योर आंसर राइटिंग। तो किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है जो आपको मार्क्स फेच करेंगे, आप ये चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 28th of June, सॉरी। आपके प्रीलिम्स के नोट्स भी अवेलेबल है एंड इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन आवर 1 year टारगेटेड बैच ऑल्सो फॉर द नेक्स्ट ईयर। चलिए आगे चलते हैं। दैट वी आर डूइंग, हमने जीन समझ लिया, बाकी चीज़ें समझ ली। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ जेनेटिक डिसीजेज, जो हमारा टॉपिक है। हमने इतना बेसिक्स इसलिए पढ़ा बिकॉज वी नो विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ जीन, हु गेव इज, हु इज़ आर्कीबाल्ड गेरॉड, हु इज़ ग्रेगर जोहान मेंडल, उनके बिना आपका ये जेनेटिक डिसीज स्टार्ट नहीं हो सकता है। अब देखें, हमारे अगर मैं जीन्स की बात करूं, वहाँ पे कोई भी दिक्कत है तो हम उसे कहते हैं कि देखो आपकी बॉडी में कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, और ये जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं इन्हें हम अब्रेजन्स भी कहते हैं। कभी आपको फ्यूचर में एबनॉर्मेलिटीज़ वर्ड ना देकर एब्रेजन टर्म दिया हो, इट इज़ ऑल्सो रिटन हियर एब्रेजन, तो आप समझ लीजिएगा हम कुछ डिफेक्ट की बात ही कर रहे हैं। अब जो आपके जीन है या फिर जो आपका क्रोमोसोम है उसमें अलग अलग टाइप के डिफेक्ट हो सकते हैं। पहला एग्जाम्पल के लिए, अगर ये हमारा एंटायर क्रोमोसोम है, दिस इज़ आवर एंटायर क्रोमोसोम, और कुछ इसके स्ट्रक्चर में, अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा ना बनकर ऐसा बना है, तो हम देख के कह सकते हैं कि देखिए ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है, मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन इट्स स्ट्रक्चर।
तो फर्स्ट जो हमारे पास आएगा दैट इज स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, दैट देयर इज सम डिफेक्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम इटसेल्फ। नेक्स्ट आएगा न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। न्यूमेरिकल में क्या है, एज वी नो हमारे पास 23 या 23 पेयर्स होने चाहिए। अब 23 पेयर्स ना होके किसी रीज़न से 22 पेयर्स हैं, या फिर 23 पेयर्स इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम होने चाहिए, तो 47 है, या फिर हमारे पास 45 हैं। तो हम कहते हैं कि देखो नंबर में प्रॉब्लम है, तो दैट इज़ न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल एबनॉर्मेलिटीज़। व्हाट हैपन्स कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें भी हमारा फ्यू अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट रहता है, एंड दैट डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम ऑफ द कैरेक्टर्स विच इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन्स। इसीलिए आपका माइटोकॉन्ड्रियल में भी एबनॉर्मेलिटी होती है। तो दीज आर 3 टाइप ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़ दैट वी आर गोइंग टू डील विथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज आर, जो सबसे पहले है हमारे पास दैट इज स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, कि जो ये स्ट्रक्चर है इसमें किस किस टाइप की एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं। सो लेट्स सी इट। फर्स्ट एबनॉर्मेलिटी है दैट इज डिलीशन। व्हाट इज डिलीशन हियर? I'll first show you the image so that you can relate. Just see the first image here. Can you see that this is the entire chromosome? लेकिन इस क्रोमोसोम में आपका ये क्रोमोसोम छोटा हो गया, मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं ABCDEF, यहाँ पे जो B है ये डिलीट हो गया अपने आप क्रोमोसोम से। तो व्हाट इज डिलीशन? इट इज, डिलीशन क्या होता है? अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक्स अवे। आप देख सकते हैं ये बड़ा था और ये बी वाला जो पोर्शन है ये टूट गया, एंड विच लीड्स टू शॉर्टनिंग ऑफ द क्रोमोसोम, कि आपका जो एंटायर क्रोमोसोम है वो छोटा हो गया कंपैरेटिवली, इफ़ यू कैन सी हियर। सो यहाँ पर दिस वाज द डिलीशन, एक पोर्शन ही डिलीट हो गया आपके पूरे से, विच मेक्स द एंटायर क्रोमोसोम कंपैरेटिवली स्मॉलर। इसका एग्जाम्पल है दैट इज रेटिनोब्लास्टोमा। ये होता है जब हमारे क्रोमोसोम नंबर 13 में डिलीशन हो जाता है। देखिए आप सारा डिटेल मत याद रखिए, बट प्लीज़ ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। रेटिनोब्लास्टोमा जब क्रोमोसोम नंबर 13 डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्यूप्लिकेशन। हमें पता है, हमने जुड़वा मूवी देखी है और भी बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं, तो जब हमें जहाँ पे हमें ड्यूप्लिकेशन आ जाता है, गीता और सीता सेम है, तो सेम थिंग कैन यू सी हियर। चलिए हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फोटोग्राफ नाउ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ABCDEF ये नॉर्मल है, जो ये D है अब ये जुड़वा हो चुका है, ये डबल हो चुका है, तो इट गॉट ड्यूप्लीकेटेड। सो ड्यूप्लीकेशन रेफर्स टू अ सेगमेंट, जब कोई एक सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम गेट रिपीटेड, जिसके वजह से जो क्रोमोसोम है वो लंबा लॉन्गर हो जाता है, एंड दिस इज नोन एज, एंड दिस लीड्स टू द कंडीशन ऑफ ड्यूप्लीकेशन। क्लियर? दिस लीड्स टू द कंडीशन ऑफ ड्यूप्लीकेशन। इसका एग्जाम्पल क्या है? Charcot-Marie-Tooth डिसीज। इट कॉज ड्यू टू द ड्यूप्लीकेशन इन क्रोमोसोम नंबर 17 में एक जो क्रोमोसोम है वो ड्यूप्लीकेट कर गया है, जिसके वजह से Charcot-Marie-Tooth डिसीज लोगों को हो जाता है। फर्स्ट आपको डिलीशन, सेकेंड इज ड्यूप्लीकेशन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव द थर्ड पार्ट दैट इज इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब अगर हिंदी में बात करूँ मैं, बिल्कुल इट्स उल्टा करना, इन्वर्ट करना। कोई चीज़ ऐसे है तो हमने उसे ऐसे, कोई चीज़ ऐसे है तो हमने उसको ऐसे इन्वर्ट कर दिया, तो दिस इज इन्वर्जन। अब हम यहाँ पर चलते हैं, हमारे पहले डायग्राम में हम समझते हैं। जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग। थर्ड डायग्राम में आप फोकस कीजिए। कैन यू सी हियर ABCDEF। अब जो ये BC है ये नीचे पहुंच गया और DE है वो ऊपर पहुंच गया, तो क्या हुआ? उल्टा हो गया हमारा पूरा सिस्टम। तो सेम थिंग आपके इन्वर्जन में होती है। इसमें क्या है? अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक्स अवे एंड गेट्स कंप्लीटली रिवर्स्ड। ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है एंड रीअटैचेस इटसेल्फ टू द क्रोमोसोम, जिसके वजह से जो क्रोमोसोम की लेंथ है, देखिए इफ यू कैन सी हियर द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम, बट द रिवर्सल टेक्स प्लेस इन 180 डिग्री। ऊपर का बिल्कुल नीचे हो गया। क्लियर? तो दैट इज इन्वर्जन। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास?
आरकैट डिसीज़ जो हमारे क्रोमोसोम नंबर 17 के इन्वर्जन के वजह से होती है, आरकैट डिसीज़। नेक्स्ट टर्म में समझते हैं। तो इफ़ यू कैन वी सी हियर दैट इज ट्रांसलोकेशन, दिस इज़ आवर फोर्थ, दिस इज़ आवर थर्ड। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? अब सिंपल, हम सब चाहते हैं कि बस हम मन में सोचें और हम यहाँ की जगह कहीं और पहुँच जाएं, किसी और दुनिया में। बस यहाँ पे हम एकदम दिमाग से हम अपने दोस्त के घर पहुँच जाएं। वो तो हम पहुँच ही जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, दिमाग कहीं और रहता है। तो एग्जैक्टली दैट इज़ अ थिंग ऑफ योर ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, आप देखिए, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। यहाँ पे इफ़ यू कैन सी, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है। ये वाला सेकंड क्रोमोसोम का ये वाला पोर्शन यहाँ से कटकर किसी और क्रोमोसोम में जाकर चिपक गया, तो वो क्या हो गया? ट्रांसलोकेट हो गया। इज इट क्लियर? ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? दैट वन सेगमेंट ऑफ वन क्रोमोसोम डिटैच फ्रॉम दैट क्रोमोसोम एंड गो एंड अटैच टू नेक्स्ट क्रोमोसोम। लेट्स सी, a segment of chromosome breaks away and reattaches itself to the another chromosome। अब यहाँ पे ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या होता है कि अगर इस क्रोमोसोम से उठकर कोई पीस सेकंड क्रोमोसोम से में आया है, तो डेफिनेट है कि सेकंड क्रोमोसोम का भी कुछ पीस आपके फर्स्ट क्रोमोसोम में आया होगा। इसे कहते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। लेकिन अगर कभी इस तरीके से हुआ है कि दिस इज क्रोमोसोम, लेट्स नॉट कंफ्यूज इट, बहुत हौच पौच हो जाएगा अदरवाइज। अगर कोई पीस, ये वाला पीस उठकर इस क्रोमोसोम में आके अटैच हो गया है, तो एट दैट टाइम, लेकिन साइमल्टेनियसली यहाँ का कोई पीस उठकर यहाँ पर नहीं आया है। एक कंडीशन थी म्यूचुअल एक्सचेंज, एक कंडीशन है ओनली वन साइड गिविंग। अगर ये वन साइड गिविंग है, उस केस में हम इसे कहते हैं दिस इज अ रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। इज इट क्लियर? दैट सिर्फ एक ही साइड का सेगमेंट आया है। इफ अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक्स अवे एंड अटैचेस टू अनदर क्रोमोसोम विदाउट म्यूचुअल एक्सचेंज, दिस इज नोन एज योर रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। तो दो टाइप के ट्रांसलोकेशन हुए, रेसिप्रोकल एंड रॉबर्टसोनियन। दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल डिफेक्ट। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव टू आर नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट जो हमने यहाँ पे देखा था, दैट इज न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। अब देखो, न्यूमेरिकल में मतलब डायरेक्ट मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ लेना देना है नंबर से। अब नंबर में भी दो टाइप की चीज़ें होती हैं। एक, इफ़ आई मेक इट दिस इज माई क्रोमोसोम। अब नंबर में कहाँ डिफेक्ट है, किस पोर्शन में डिफेक्ट है, ये मैटर करता है। एग्जाम्पल, एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही गायब है, या फिर दोनों के दोनों पूरा कंप्लीट पेयर गायब है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये एन्यूप्लॉइडी टाइप का क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है। एन्यूप्लॉइडी मीन्स चेंज इन नंबर टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटी। सेकेंड क्या है कि इफ़ दिस इज़ आवर क्रोमोसोम, अब इस क्रोमोसोम में, पूरे क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी क्रोमोसोम के एक पोर्शन में, किसी एक स्पेसिफिक जीन में प्रॉब्लम है, ठीक है। या तो वो जीन गायब है, क्योंकि हमें नंबर की बात कर रहे हैं ना, या तो वो जीन बिल्कुल गायब है, या तो वो जीन में डिफेक्ट है। अब जब हम जीन की बात करते हैं, या तो कोई प्रॉब्लम या कोई एब्सेंटेज एक ही जीन में हो सकता है, या फिर मल्टीपल जीन्स उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इज इट क्लियर? अगर ये चीज़ सिंगल जीन में है तो हम उसे बोलेंगे सिंगल जीन और मोनोजेनिक डिसीजेज। और इसी के बारे में, मोनोजेनिक डिसीजेस के बारे में ही आपके ग्रेगर जोहान मेंडल ने बताया था। उन्होंने सिर्फ एक ही जीन पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो कई बार इसे हम मेंडल डिसऑर्डर भी कह देते हैं। सेकेंड टाइप का है जिसमें मल्टीपल जीन्स में प्रॉब्लम है, एक जीन नहीं, तो हम उसे कहते हैं पॉलीजेनिक डिसऑर्डर। अंडरस्टूड? तो ये आएगा हमारा न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। हम इस हिसाब से आगे पढ़ेंगे, एंड इसके आगे हम अपने सेकेंड वीडियो में, जो आज शाम को या फिर कल शाम तक आपके पास आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। टिल देन अंडरस्टैंड द एंटायर बेसिक कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।